ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 19। वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दिस होल सब्जेक्ट नेम्ड एज अकाउंटेंट इन बिजनेस। बेटे, ये सफर अब हमारा खत्म होने ही वाला है। हिम्मत मत हारना आप, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अभी की मेहनत आने वाले दिनों में आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है बेटे। When you will be a qualified ACCA, उस समय आपका नेम होगा, फेम होगा, मनी होगा, बेटे सब कुछ होने वाला है। तो आज जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू नो इट विल पे। आपने सुना होगा, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू पे समथिंग। कुछ पाने के लिए बेटे कुछ खोना ही पड़ता है। तो आइए हम सब आगे चलें। और मैं भूपेश आनंद आपको एक नए विद द न्यू नॉलेज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 19, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, जो आजकल हम कर रहे हैं। लेक्चर 1 में आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। And then in lecture number 2 I have told you what I mean by selection, क्योंकि उस भीड़ में से मुझे मेरे वाला पिंक कैलकुलेट करना है। मेरे को देखना है कि कौन सा मेरे लिए राइट कैंडिडेट है। दैट इज अ सिलेक्शन एंड इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस। एप्लीकेशन फॉर्म्स we have seen in the last lecture, then job, when I say application forms, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए बुलाना, टेस्टिंग करना, and then references. These are the 4 stages which we have discussed in the last lecture. बड़े सिंपल लॉजिकल है। कल आप जॉब के लिए जाने वाले हैं बिग 4 में, डेलॉइट में, E&Y में, KPMG में, प्राइस वाटर कूपर में। तो these are the steps जो आपको लगेगा कि yes, these are the stages on the basis of which you will be appointed as a trainee, as a employee of those big companies. तो मेरी आज ही शुभकामनाएं आपको, और आप मानिए कि आप उन बिग 4 में ऑलरेडी अपॉइंट हो गए हैं। तो उसके लिए आज थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है बेटे। आइए हम सब एक नई राह में चलें। और बड़ा ही प्यारा सा एक आपको बात बतानी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर भले 3 है, लास्ट लेक्चर है बेटा आज। बेटे चैप्टर 19 था ही छोटा, मैं तो दूसरे लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकता था, बट मुझे लगा कि आई शुड गिव सम इंपॉर्टेंस टू द रिमेनिंग कंसेप्ट्स ऑल्सो। तो फिर क्या होता है, एक लेक्चर ही लंबा सा होता ना, तो सब कुछ उसी में कवर कर लेते तो मजा नहीं आता। तो मैंने आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स। 1 इज रिक्रूटमेंट, 2nd इज सिलेक्शन एंड 3rd इज, आज मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कराने वाला हूं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बातें करेंगे, डाइवर्सिटी की बातें करेंगे, गूगल इंडिया की बातें करेंगे, गूगल बिजनेस की बातें करेंगे। बेटे मैं आपको बताऊंगा कि गूगल में किस प्रांत के, किस तरह के, किस जेंडर के, किस कंट्री के इंप्लॉइज हैं। अलग अलग तरह के इंप्लॉइज हैं बेटे। जैसे आपके स्कूल में एक दोस्त होता था, एक साउथ इंडियन है, एक चाइनीज है, एक नॉर्थ इंडियन है। तो बेटे आप ये बताइए, जो नॉर्थ इंडियन है उसकी मम्मी पराठे ज्यादा अच्छे बनाती है, साउथ इंडियन की मम्मी मसाला डोसा अच्छे बनाती होगी, और जो चाइनीज फैमिली से आया है बेटे मोमोज, नूडल्स ज्यादा अच्छे बनाती होगी। अब लंच में आप सब बैठ के खाना खाते हैं, क्या लगता है, साउथ इंडियन जो है ही कैन एंजॉय पराठास ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन फ्रेंड कैन एंजॉय मसाला डोसास और मोमोस। इट मीन्स आपने क्या किया, डाइवर्सिटी से सब लोगों को, अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया। एक क्लासरूम में हमने अलग डिफरेंट तरह के रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स वी हैव अपॉइंटेड। अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिट करने वाला है। तो आज इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। क्यों देनी चाहिए, क्या बेनिफिट क्या होगा, what are the laws for that, what are the policies for that, and what are the benefits for that, what are the advantages for that। बेटे आज बड़ा मजा आने वाला है। रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना, आपको मैं बता रहा हूं आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर 3 चैप्टर 19 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और आज की कोटेशन मैंने लिखी है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके अपनी ये लिमिटेशंस हैं, आपके अपने बहाने हैं, आपकी अपनी बातें जो नहीं कर रहे। यू कैन डू इट, गॉड हैज गिवन यू इनफ एनर्जी, इनफ रिसोर्सेज दैट यू कैन डू इट। बेटे आपको चांस मिला है, लोगों को तो चांस भी नहीं मिलता।
आपको पता चला ACCA लोगों को, ACCA के मैं आपके सामने खड़ा हूं बेटे, एट द टाइम आई वाज डूइंग CA, तो मुझे पता नहीं था व्हाट अबाउट ACCA, शायद होता भी नहीं होगा उस समय, बट नाउ द अवेयरनेस इज देयर एंड यू हैव जॉइंड ACCA. दिस इज ओनली अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो आइए मैं स्टार्ट करूं बेटे. आज के लेक्चर में मैंने लेक्चर 1 में रिक्रूटमेंट बताया, लेक्चर 2 में सिलेक्शन बताया, लेक्चर 3 में जो मैं आज कराने वाला हूं बेटे, मैंने पीले रंग से रंग दिया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया. तो फर्स्ट पॉइंट विच आई विल बी डिस्कसिंग इज दैट हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए बेटे कौन रिस्पॉन्सिबल है, who has the responsibility, who has the obligation, who is responsible for recruiting and employees and selecting of employees. It means a right peg on the right hole, a round peg in the round hole. It means accurate employees, right person for the right job के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी स्टेजेस कौन करेगा. तो पहली बात वो करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का कंसेप्ट डिस्कस करना है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs दैट व्हाट आई मीन बाय इक्वल अपॉर्चुनिटी. बेटे आप ये बताइए यूनाइटेड नेशंस क्यों बना, वाई वी आर गिविंग यू इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आप ये डिफरेंट बैकग्राउंड से क्या बेनिफिट होगा, और डाइवर्सिटी. आइए जी, मैं सबसे पहली बात आपके सामने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, आपको लगता है कि MCQ का पेपर है और लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है. आप बेवकूफ है, एक्चुअली में बेवकूफ है. आपने पैसे भी खर्च किए, ACC के एग्जामिनेशन फीस किए, मेरे लिए भी पैसे खर्च किए, और फिर भी लिख नहीं रहे. देखिए कितने समझदार हैं, हुए ना बेवकूफ. लिखना बेटे, फ्लो चार्ट बनाना है. In this, I have told you that these are the 3 persons who can be responsible for appointing, for recruitment and selection. बेटे responsibility for recruitment and selection. 3 ऐसे लोग हैं, मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं. I have prepared 3 boxes. On the basis of those 3 boxes, I can say that these are the persons. बेटे आप ये बताइए, रिलायंस जियो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, that is basically responsible for appointing the employees, for recruiting the employees, for selecting the employees. Top level, it means CEO, board of directors, managing director, CFO, COO, general manager, directors. But these are the top level management, and these people, you know, they have to appoint, they have the responsibility to either appoint or get it appointed. या तो वो अलग से एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दे. बेटे बड़ी बड़ी कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है, बट अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में दे डोंट हैव सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. आप बताइए, मारुति सुजुकी में 1 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में 2 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. अब 2 लाख एम्प्लॉइज में से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नई वैकेंसीज आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया. बेटे ये एक अलग से ही वर्क है. सो इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस we have human resource department. So there are 3 persons, you know. One is, I have told you that the senior managers, जो senior managers हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा senior managers, those are the persons who are responsible for recruitment and selection of employees. Senior management कई बार क्या करता है, human resource department prepare कर देता है. Human resource department, but this is in generally in big organizations. Human resource department में it means अलग से we have a human resource manager, all employees are there, and the main task of that particular department is to recruit and select the employees. और कई बार जो you know जो लोअर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए लाइन मैनेजर, बिकॉज ही इज द सुपरवाइजर, ही इज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल. सो टू अपॉइंट द लोअर लेवल एम्प्लॉइज, लाइन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग दैट. तो बेटे मैंने आपको 3 बातें बताई, दोबारा से सुन लीजिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताना है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटिटी में, एक फर्म में, एक LLP में, एक कंपनी में, एक प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग. तो फर्स्ट इज द सीनियर मैनेजमेंट, वो तो होगी, और दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट नेम्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड लाइन मैनेजर्स फॉर एम्प्लॉइज, फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉइज. तो बेटे पहला कंसेप्ट तो मैंने बता भी दिया.
So we have to cover now a new concept named as equal opportunities. बेटे लेकिन मैं equal opportunity से पहले आपको गूगल बाबा में लेके जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें कि गूगल बाबा ने किस तरह के लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। बेटे ये देखो, मैंने यहां पे डाला इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गूगल ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी नाउ अप टू दिस पॉइंट यू आर नॉट अवेयर दैट व्हाट आई मीन बाय इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन आई से इक्वल अपॉर्चुनिटीज इट मीन्स आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। मैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा कि ओनली मेल्स कैन बी रिक्रूटेड और सिलेक्टेड, फीमेल्स कैन नॉट बी, ओनली मैरिड कैन बी सिलेक्टेड और अनमैरिड कैन नॉट बी, ओनली यंग कैन बी सिलेक्टेड बट ओल्ड कैन नॉट बी, ओनली यू नो physically looking sexy people will be selected and other cannot be. nahi bete, this is wrong. Only Muslims can be selected, Hindus cannot be. I should give equal opportunities to all. मुझे सभी को बराबर 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 बराबर। बेटे हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सबका ब्लड रेड है। वो बात अलग है कि यूरोपियंस ने जल्दी से एडवांसमेंट कर ली, उन्होंने डेवलप कर लिया, अमेरिकन्स ने डेवलप कर लिया, अब एशियन कंट्रीज थोड़ा सा पीछे रह गई बिकॉज उनको गुलाम रखा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो पीछे हैं। गूगल का जो मालिक है बेटा वो इंडियन ही है, मिस्टर पिचाई। तो द पॉइंट इज while appointing the employees by an organization, first point is we should give equal opportunities and we should not discriminate on the basis of age, marital status, sex, रिलीजन, कास्ट, कलर। बट हाँ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। इफ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर एग्जाम्पल फॉर अकाउंट वर्क, आई ओनली रिक्वायर ACCA क्वालिफाइड एंड इफ अदर पर्सन आर नॉन ACCAs, आई कैन डिस्क्रिमिनेट। वहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, वहां पर अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज कैन बी देयर। बट द पॉइंट इज इफ आई वॉन्ट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इट means I will not discriminate on the basis of normal factors. Yes, I can discriminate on the basis of skill. अब स्किल ही नहीं है तो yes, I can discriminate. अब ability, qualification, experience. I want an experienced person and that those persons are not experienced. So I will not give them opportunity. This is okay. So there are two principles of equal opportunities. उसको देखेंगे, but आप जरा थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने ये मैंने गूगल के एम्प्लॉइज का फोटोज दिखा रहा हूं। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल गेट एन आइडिया। क्या आइडिया मिलेगा कि गूगल किस तरह से किस किस बेसिस पे किस किस रिलीजन के किस किस कंट्री के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दे हैव अपॉइंटेड। ये देखिए। सो द पॉइंट इज if you want to have a different organization or a very a different type of good image organization, and if that organization is a successful, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहे, ब्रांड डेवलप हो, इमेज डेवलप हो, एम्प्लॉइज का ट्रस्ट हो उसमें, they get retained and then you should have a less labor turnover, तो बेटे इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक महामंत्र है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं दैट व्हाट आई मीन बाय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और इक्वल के बाद हम बात करेंगे डाइवर्सिटी की, अभी हम आते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो पहले लिख लेते हैं बेटे, ए पॉइंट सबने लिखना है, सभी ने लिखना है। इट इंप्लाइज इक्वल चांस। ऊपर वाले के तो बंदे हैं, whether you are a Christian, whether you are fair looking, whether you are not fair looking, whether you are male, whether you are female, whether you are married, whether you are unmarried, hardly matters which caste you belong to, which age you belong to, which religion you belong to. It means we should give all the persons equal opportunities. तो लिखेंगे it implies equal chance to all to apply, to be selected, to be trained, to be promoted. To apply, it means firstly recruitment के लिए apply करेंगे ना application form से. To be selected, then selection process में they can be selected with the help of interviews, testing, references. To be trained, बेटे अब जब select कर दिया तो ट्रेनिंग देंगे ना, and then after training उनकी job लग जाएगी तो फिर promotion मिलेगी. So कहाँ से कारवा start हुआ? To apply.
to be selected, to be trained, to be promoted and to be terminated also. Principles of equal opportunities. बेटा दो प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल है कि आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते. आपको सभी को समान दृष्टि से देखना है. आपके लिए सब समान हैं. और कुछ लॉज भी हैं, ऐसे लेजिस्लेशंस हैं, स्पेशली इन यूके देयर इज अ लॉ, यू नो, दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ these factors. So there are two principles which are to be followed in equal opportunities. One is can be discriminated only according to. बेटा पहला प्रिंसिपल है कि अगर आपने भेदभाव करना है, हाँ कर सकते हो, on the basis of experience, on the basis of capability, on the basis of knowledge, on the basis of ability, on the basis of skill, कर सकते हैं. तो यहां पे लिखा है कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल. आपको लगता है दैट दिस पर्सन हैज एबिलिटी, यस यू कैन. सो द पॉइंट इज इन दिस यू कैन नॉट. सेकेंड प्रिंसिपल इज नो कंसिडरेशन बीइंग टेकन ऑफ अ पर्सन्स जेंडर, एज, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी. बेटा लिखना है. इसका मतलब दो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. ऑन दिस बेसिस यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो मैं आ गया जी, डिस्क्रिमिनेशन कितने तरह की हो सकती है. मैं एक तो कहता हूं देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मैं भेदभाव 3 तरह के कर सकता हूं. एक तो मैं डायरेक्टली भेदभाव कर रहा हूं, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. जैसे बेटे हमारे इंडिया में ड्राइविंग जॉब के लिए मेल मेंबर्स आर टू बी प्रेफर्ड. हम फीमेल्स को प्रेफर नहीं कर रहे. नो डाउट इन यूरोपियन एंड इन अमेरिकन फीमेल ड्राइवर्स कैन ऑल्सो बी देयर, बट इन इंडिया स्पेसिफिकली इन एशियन कंट्रीज, यू नो, वी जनरली प्रेफर, वी गिव द प्रेफरेंस टू द मेल ड्राइवर्स एज कंपेयर टू फीमेल ड्राइवर्स. सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नेम्ड एज डायरेक्ट discrimination. So there are 3 types of discrimination. One is direct discrimination, second is indirect discrimination, third is आप कल्प्रिट बन गए, आपको विक्टिमाइजेशन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन. इंप्लॉयर है, इंप्लॉई है. इंप्लॉई को मैंने डिवाइड किया मेल फीमेल फॉर ड्राइविंग जॉब, बट इंप्लॉयर treats female employee less favorable than male employees for driving job, then this type of discrimination is named as direct discrimination. Second is indirect discrimination. This is the employer and those are employees. Now those employees, अब employer कहता है कि सभी मेल मेंबर्स को क्लीन शेव करके आनी है. देखिए मेरी शेव क्लीन है ना बेटे, मैं रेगुलर क्लीन करके आता हूं. बट देर आर सम रिलीजन्स जहां पर शेव करना कंपल्सरी नहीं है, मतलब बैन है, आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जहां तक मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम रिलीजन में आप क्लीन शेव नहीं हो सकते. बट आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दैट दिस इज अ ट्रेडिशन इन देयर रिलीजन. अब मैं अगर एज ए एम्प्लॉयर ये बोलता हूं दैट यू हैव टू बी क्लीन शेव, इट मीन्स इनडायरेक्टली आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग मुस्लिम्स, I am promoting other religions. So this is named as indirect discrimination. मतलब ऐसे रूल्स बना देना जिससे अपने आप ही कुछ लोग में भेदभाव आ जाए. तो बेटे इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में मैंने ये लिखा शुड बी क्लीन. सो दिस इज डिसएडवांटेज फॉर मुस्लिम्स. ठीक है जी. थर्ड में आ गया विक्टिमाइजेशन. सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई ने एक एम्प्लॉयर के अगेंस्ट और मैनेजर के अगेंस्ट ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल किया दैट ही इज डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एम्प्लॉयर अंदर ही अंदर उस एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट करता है, इग्नोर करता है. सो दैट इज विक्टिमाइजेशन. तो थर्ड पॉइंट है विक्टिमाइजेशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वन इज direct discrimination, second is indirect discrimination, third is victimization. Employer treating an employee less favorable because he has lodged a complaint against him for discrimination. अब बेटे डिस्क्रिमिनेशन में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. कि आप कुछ कम्युनिटी को, कुछ रिलीजन को ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, माइनॉरिटीज को प्रमोट कर रहे हो. This is also not allowed. So I want to tell you that please note down this note also. Positive discrimination is also not allowed. Giving preference to minorities or protected groups, it is also not allowed. So my dear friends, दोस्तों मैं भूपेश आनंद, आपको नींद आ रही है, आप पानी पी लीजिए,
और आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि अभी मेरे को एक पॉइंट और बताना है, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होगा, चैप्टर 19 कंप्लीट होगा और यू कैन इजीली अवेलेबल टू डू ऑल क्वेश्चंस, ऑल आइए हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलें। क्या व्हाट आर द लीगल लीगल एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज and whether as per morally or ethically it is important that you should give equal opportunities। तो मैंने लास्ट कंसेप्ट आपको जो समझाना है इक्वल अपॉर्चुनिटीज में। बेटे मोरली की बात करें तो आप बताइए, हम सब इंसान हैं, आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, स्किल और कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, आपने उसके बेसिस में एबिलिटी किसी की ज्यादा अच्छी है, स्किल किसी के पास है, कॉम्पिटेंस है, उसके बेसिस में यू कैन डिस्क्रिमिनेट इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ द फैक्टर्स आर अदर देन दीज थ्री, मान ले तो 2 ACC है, दोनों को दोनों वेल क्वालिफाइड हैं, दो बोथ हैव सेम एक्सपीरियंस, बोथ हैव सेम स्किल, बट वन इज क्रिश्चियन एंड सेकंड इज हिंदू एंड यू आर प्रमोटिंग क्रिश्चियन ACCA, दैट इज रॉन्ग बेटे, वो गलत है। So उसको रोकने के लिए बेटे there are some legislations also, specifically in UK they have a separate legislation that you cannot discriminate or you should give equal opportunities on the basis of this। but morally अगर देखा जाए तो बेटे हर चीज के लिए लॉ थोड़ी बन सकता है। आप बताओ, क्या मैं हर चीज के लिए लॉ बनाऊंगा? क्या खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या सोचना है, फिर तो बेटा काम ही खत्म हो गया। आप ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन माइंड है आपके पास, सुपर बेटर आपके पास सुपर क्रिएशन है, भगवान ने आपको सुपरमैन बनाया। सो देयर आर सम एथिक्स, देयर आर सम जनरल प्रिंसिपल, देयर आर सम मोरल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए और उनके बेसिस पे यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो मैंने यहां पे लिखा व्हाट आर द लीगल लॉज एंड व्हाट आर द मोरल कंसेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू शुड बी गिविंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल if they are fulfilling ability, if they are having the capability, if they are having the proper action to work, तो आइए लीगल में ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव इमेज। अच्छा, अगर आप इफ यू आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो आपकी इमेज बनेगी। नैरोलैक, गूगल, आज बताइए मैं गूगल का एग्जांपल आपको देता हूं तो बेटे गूगल का इमेज बढ़ रहा है। नैरोलैक पेंट्स, इन्फोसिस, there are so many organizations who are giving equal opportunities to different people। अच्छा होगा क्या, जब आप अलग अलग तरह के लोगों को अपॉइंट करोगे ना तो all have different backgrounds, different experience, डिफरेंट पर्सनालिटी। बेटे दो ट्विंस हैं, ब्रदर सिस्टर या दोनों ब्रदर हैं, उनके भी डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। तो आप ये बताइए, जब आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगह से आप हायर करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू सो मेनी बेनिफिट्स, बड़े सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू थॉट्स आएंगे, आप नई स्किल्स को हायर कर सकते हो। उस अल्टीमेटली यू कैन अपॉइंट डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट रिलीजन एंड योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीज। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। बेटे पहला बेनिफिट लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव देयर इमेज। मोरल, रॉन्ग टू ट्रीट सम एज इंफीरियर। बेटा इट इज मोरली रॉन्ग कि आप किसी को अच्छा मान रहे हैं और किसी को गंदा मान रहे हैं, ड्यू टू लेजिस्लेशन, ड्यू टू इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज। And sometimes you have to follow equal opportunities compulsory because there are some laws for that. And even in an organization, they have internal equal opportunity policies to be followed. तो आइए, मैं भूपेश आनंद अब आपको बताने जा रहा हूं that what are the employment legislations, and in all employment legislations एक बात तो कॉमन है। अब हम सभी कंट्रीज की लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, पाकिस्तान की, इंडिया की, चाइना की, जापान की, इजराइल की, सऊदी की, ईरान की, आई कैन नॉट डू इट। बट द कंसेप्ट इज इन ऑल दोज लेजिस्लेशंस एक आत्मा है जो चल रही है, और वो आत्मा कहती है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने लिखा है एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस एरियाज इन ऑल द कंट्रीज in like working conditions, provisions of promotion, provision of training। इसका मतलब आप कुछ कम्युनिटी को कुछ एसी में बैठा रहे हैं, कुछ को बिना नॉन एसी में बैठा रहे हैं। यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि इनको ट्रेनिंग मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी।
You should not discriminate on the basis of promotion, that we will give the promotion to these and not to these. बेटे सब गलत है. You should have equal opportunities. तो आपको यहां पे लिखना है एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, जो भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट की लेजिस्लेशन है जनरली वो ये प्रिवेंट करती है डिस्क्रिमिनेशन इन द एरियाज लाइक वर्किंग कंडीशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, प्रोविजन फॉर प्रमोशन, प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग, सिलेक्टिंग थ्रू इंटरव्यूज एंड पार्ट टाइम वर्कर्स. बेटे जनरली फीमेल्स जो है ना, अब उनके बच्चे होते हैं, आप ये बताइए फीमेल्स जनरली पार्ट टाइम काम करती हैं और एंड यू आर गिविंग लेस अमाउंट टू पार्ट टाइम वर्कर्स, इट इज अगेन नॉट गुड. सो यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट योर एम्प्लॉइज ऑन दीज बेसिस. मैं आगे आ गया जी, लास्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर का. और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं डाइवर्सिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. डाइवर्सिटी देखिए, रंग बिरंगे हाथ हैं, किसी का लाल है, किसी का काला है, किसी का हरा है, सब हाथ अलग अलग हैं, सब अलग दिख रहे हैं, अलग व्यक्ति दिख रहे हैं. कोई किस कम्युनिटी का है, कोई किस कम्युनिटी का है, कोई किस कम्युनिटी का है. बिकॉज यू हैव गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव अपॉइंटेड डिफरेंट पीपल. अब बेटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी आपने, और अलग अलग प्रांत के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग पर्सनैलिटी के, अलग अलग बिहेवियर के, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज एक्सपीरियंस यू हैव अपॉइंटेड. अब सवाल आता है वेदर यू कैन बिहेव एज अ मैनेजर विथ ऑल दोज डिफरेंट पीपल इन द सेम मैनर. नो, इट इज रॉन्ग. आपको सभी को क्रेडिट देना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस का क्रेडिट देना चाहिए, यू नो. सो यू हैव टू मैनेज द एक्सपीरियंस, यू हैव टू मैनेज देयर मोटिवेशन, यू हैव टू मैनेज देयर पास्ट टेंस, बिकॉज everyone has a different experience, everyone has a different skill, everyone has a different knowledge. So it means valuing their background, valuing their diversity, that is named as diversity. तो डाइवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बाद आता है. मैं रिपीट करूंगा, मैंने कहा जी जब पहले गांव बसेगा तभी तो लुटेरे आएंगे. पहले आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज से अलग अलग तरह के लोगों को अपॉइंट किया गूगल में. अब कुछ एसएमईज आ गए, कुछ चाइनीज आ गए, कुछ जापानीज आ गए, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ चाइनीज इंग्लिश बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ द पॉइंट इज that manager, you know, should understand that they have different backgrounds and should give importance to those values. That is named as diversity. आइए हम थोड़ा सा पहले डाइवर्सिटी के बारे में लिख लें, उसके बाद मैं बेटे और बताऊंगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बतानी है. स्टेप 1 for understanding diversity concept, my step 1 is I should be aware of what I mean by equal opportunities, because as a business organization, because I have given an equal opportunity, that's why I have appointed different types of people, different caste, different religion. And then once I have appointed that, step number 2 is I should have a diversity concept. When I say diversity, it involves valuing all individuals having different background. So please आप लिखेंगे, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप प्लीज लिखेंगे. आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल लेट के नहीं पढ़ रहे. Diversity involves valuing all individuals for their differences and for their variety of different नेचर, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्किल. तो बेटे इस चीज को वैल्यू करना, दैट इज डाइवर्सिटी. आइए जी लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं. लास्ट ये बेटे, बस अब लास्ट ही चल रहा है, बिल्कुल लास्ट है. Diversity appreciates the difference in employees' attitude, because all employees will be having different attitude, because they are coming from different experience, different fields, different areas, different countries, different community, different society, different bringing ups. So diversity appreciates the differences in employees' attitude, working habits, personality and experience. That is named as, it means recognizing, yes, because they are from different experience, different backgrounds, yes, they can behave differently. So that is management, that is monitoring, you know, and that is named as diversity. अब what are the advantages of that? बेटे अब आप बताइए, अगर आपके लॉजिकली आप अगर एक टीम बनाने वाले हों,
सारे एक ही कम्युनिटी के होंगे तो बेटे अल्टीमेटली कुछ ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। इट मीन्स कुछ फीमेल्स हो, कुछ मेल्स हो, कुछ इंडियंस हो, कुछ पाकिस्तानी हो, कुछ यूरोपियंस हो, कुछ अमेरिकन्स हो, कुछ चाइनीज हो, तो ये बेस्ट टीम बनेगी बिकॉज एवरीवन विल गिव देयर बेस्ट एंड एवरीवन विल हैव डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्किल, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ डाइवर्सिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशन? बेटे पहला बेनिफिट है कि उनके बीच में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। सेकेंड इज इंक्रीज इन क्रिएटिविटी, थॉट्स, न्यू आइडियाज, बेटे ये इंक्रीज होंगे। इंक्रीज इन रेंज ऑफ स्किल्स, इंक्रीज इन सर्विसेज टू डाइवर्स कस्टमर्स। सपोजिंगली गूगल ने क्या किया, गूगल इंडिया बनाया, गूगल चाइना, गूगल जापान, गूगल दिस, बिकॉज इंडियंस के एक अलग ट्रेडिशन है, इंडियंस की अलग बिहेवियर है, तो उन्होंने अलग से गूगल इंडिया बना दिया और गूगल इंडिया में उन्होंने इंडियंस को अपॉइंट कर दिए। So ultimately they are satisfying the customers more. So increase in services to diverse customers, ability to recruit the best talent. Best talent को recruit करना है, तो Google is the best example who is hiring the best talent. So there are so many benefits of diversity. तो मैं last point में आ गया हूं that what is the difference between equal opportunities and diversity? बेटे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। मैंने कहा स्टेप 1 इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेप 2 इज डाइवर्सिटी। सो व्हेन आई से इक्वल अपॉर्चुनिटी इट मींस इट इज समटाइम इट इज फोर्सफुल, लीगली रिस्पॉन्सिबल, इट इज रेगुलेटेड बाय लेजिस्लेशन और बाय द पॉलिसीज। तो पहला डिफरेंस है लीगली ड्रिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बट डाइवर्सिटी इज नॉट लीगली ड्रिवन, वॉलंटरली ड्रिवन, प्रोएक्टिविटी ड्रिवन। क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों को लाएंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्वांटिटेटिव, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज क्वांटिटेटिव, बट व्हेन आई से डाइवर्सिटी इट इज क्वालिटेटिव। तो आपको ये टेबल बनाना है। मैं रुक गया हूं बेटे, आप अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। 1 इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज डाइवर्सिटी, लीगली ड्रिवन, प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, रिएक्टिव। इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिएक्टिव, आपका रिएक्शन है, क्योंकि लॉ कह रहा है ऐसा करो, पॉलिसीज कह रही है ऐसा करो, मोरल एथिक्स कह रहे हैं ऐसा करो, बट डाइवर्सिटी इज प्रोएक्टिव, आप अपने आप कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट ऑल आर डिफरेंट ब्रीड्स, ऑल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो अल्टीमेटली यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, सो दैट इज प्रोएक्टिव। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो बेटे मैंने चैप्टर नंबर 19 में 3 लेक्चर्स लिए, ये 3rd लेक्चर था। सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, 99.99 कंसेप्ट बताए। इन पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद आपको जो भी बुक है आपके पास, कैपलॉन या पीपीपी, एक बार उसको पढ़िए और उसके सभी क्वेश्चंस कीजिए। बेटे मुझे ऐसा लगता है कि आपके 99.99% के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।